India, Sri Lanka became independent. It was also under the colonial rule before 1948. One important term which is compulsory to know that Majoritarianism. Majoritarianism. What is majoritarianism? A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants, by disregarding the wishes and needs of the minority. What is majoritarianism? क्या एक विश्वास है जिसमें बहुसंख्यक समुदाय जो है वो देश का शासन करे, जिस तरह से चाहे वो करे, by disregarding the wishes and needs of the minority. अल्पसंख्यक की आवश्यकताओं को, उनकी इच्छाओं की अवहेलना करके मेजॉरिटी जो है वो शासन करे, वो मेजॉरिटेरियनिज्म कहलाता है। जिनकी आबादी ज्यादा है वो ऐसा समुदाय जो बहुसंख्यक में है, जो अल्पसंख्यक की आवश्यकताओं को, उनकी इच्छाओं की अवहेलना करके जिस तरीके से चाहे वो शासन करे, वो मेजॉरिटेरियनिज्म कहता है। एक बार फिर a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever it wants, in whichever way it wants, by disregarding the wishes and needs of the minority. One important move next, how majoritarianism was followed in Sri Lanka. कैसे मेजॉरिटेरियनिज्म का अनुसरण किया गया श्रीलंका में? In 1956 an act was passed to recognize Sinhala as official language. 1956 में एक कानून बनाया गया जिसमें सिंगलीज भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई जिसमें वो ऐसे लोग जो सिंगलीज भाषा जानते हैं उनको प्रेफरेंस मिला, उनको प्राथमिकता मिली सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में, और कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने या पढ़ाने का बेहतर मौका मिला। एक ऐसी नीति बनाई और ये नीति भी 1956 में। This decision gradually increased. अब what happened then? अब क्या हुआ जब सरकार ने क्या किया? 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज सिंगला को बना दिया। फिर उसके बाद क्या किया? सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई जिसके तहत वैसे लोग जो सिंगलीज लैंग्वेज जानते हैं उनको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिली, उनको यूनिवर्सिटी के एडमिशन में आसानी हुई और वैसे लोग यूनिवर्सिटी में काम करने में भी सक्षम हुए। तो क्या हुआ? This decision gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. जो श्रीलंकन तमिल थे उनमें अलगाव की भावना बढ़ाई। उनको महसूस होने लगा तमिल लोगों को कि हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं, हमको तो कोई अधिकार ही नहीं मिला, हम इन्फीरियर हैं, तुच्छहीन हैं, इस देश में तो हमारा कुछ है ही नहीं। तो क्या हुआ? The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. तो जब किसी को उसके अधिकार से वंचित किया जाता है तो क्या होता है? वो आवाज उठाता। तो श्रीलंकन तमिल ने क्या किया? अपनी एक अलग पार्टी बनाई और संघर्ष शुरू किया कि तमिल भाषा को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया और एज लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। और उन्होंने संघर्ष शुरू किया ताकि तमिल भाषा को बोलने वाले को भी सरकारी नौकरी मिले, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। इसके लिए उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। By 1980 several political organizations were formed
बोला कि हमको अलग कर दो। एक तो छोटा सा देश, ऊपर में अगर तमिल अलग हो जाते तो श्रीलंका का क्या हाल होता। लेकिन 1980 में कई राजनीतिक ऐसे संगठन बने जिन्होंने अलग से तमिल एलम की मांग की और ये बड़ा सीरियस हो चुका था, गंभीर हो चुका था। इट्स soon turned into civil war। और ये क्या हुआ, जब लोगों ने संगठन बनाया, आवाज उठाई, तो एक सिविल वार का रूप ले लिया। अब हमने सिविल वार यहाँ डिफाइन किया, ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विदिन अ कंट्री that becomes so intense that it appears like a war। एक हिंसात्मक संघर्ष, एक हिंसात्मक विवाद जब एक ही देश के दो समूह के बीच या विभिन्न समूहों के बीच जब एक ही देश में आपस में झगड़ते हैं और वो इतना इंटेंस, इतना उग्र हो जाता है कि एक युद्ध का रूप ले लेता है, तो वो क्या कर जाता है, सिविल वॉर। A violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। अब आपने श्रीलंका को जाना, आपने बेल्जियम को जाना, फिर क्या ये जारी रहा? आज जो शांति की स्थिति बनी हुई है, आज तो आपने ऐसी कोई खबर पढ़ी नहीं होगी जहां जिसमें आपने जाना होगा कि बेल्जियम में ये हो रहा है। तो आइए जानिए एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में कैसे सामंजस्य, ये विभिन्न समुदायों के बीच विभिन्न डिफरेंट एकोमोडेशन among different communities of a country such as French speaking people, Dutch speaking people and German, how this accommodation has been done। तो between 1917 and 1993 Belgian constitution has been amended 4 times और कोई एक दिन का काम नहीं है। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन हुआ ताकि सामंजस्य स्थापित किया जाए बेल्जियम में और लोग एक साथ रह सकें। How many times? 4 times। During which period? 1970 to 1993। 70 से 93 के बीच 4 बार संवैधानिक संशोधन किए गए ताकि सारे लोग एक साथ रह सकें, भाईचारे में रह सकें और सबको शासन में की हिस्सेदारी में मौका मिले। दैट मीन्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। अब हम जानेंगे कि क्या संशोधन किया गया, किस तरह से सामंजस्य किया गया कि यूरोपियन कंट्री का जो यूरोपियन संघ है उसका हेडक्वार्टर बन गया बेल्जियम, आज एक मॉडल बन गया है, दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है। इसे हम